आप सभी दोस्तों को आपके इस दोस्त ओम सिंह राणा का सादर नमस्कार। दोस्तों, आज 18 अगस्त का दिन है और 18 अगस्त का दिन सभी स्वतंत्रता प्रेमियों के मन में एक विशेष स्थान रखता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये बताया गया है कि 18 अगस्त 1945 को हमारी धरती भारत माता के एक सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया था। ऐसा हमें बताया गया है, पढ़ाया गया है। हालांकि सभी जानते हैं कि इसका कोई प्रमाण नहीं मिला। इस विषय पर करीब पिछले इतने लंबे वर्षों से, जब ये 1945 की घटना है, इतने सालों में तीन तीन कमीशन एस्टेब्लिश किए गए। पहले दो कमीशन ने अपनी फाइंडिंग में ये बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मौत का कारण बताया गया है कि वो विमान दुर्घटना में मारे गए थे, वो सही है और वो विमान दुर्घटना में ही मारे गए थे। लेकिन अंतिम कमीशन जो बनाया गया, अंतिम आयोग जो मुखर्जी आयोग जी के नाम से हम जिसको जानते हैं, उन्होंने बहुत गहनता से इसकी जांच पड़ताल की, अध्ययन किया और बहुत मेहनत के बाद उनकी फाइंडिंग आई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने उन्होंने अपनी रिपोर्ट रखी और उसमें उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि उस दिन ऐसा कोई विमान हादसा वहाँ पर हुआ भी था। तो दोस्तों, इससे ये सिद्ध हो जाता है या इससे एक बना लेना चाहिए कि जो विमान दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की बात हमें पढ़ाई गई है, बताई गई है, वो एक जालसाजी थी, ऐसा हुआ नहीं था। लेकिन चलो, अगर इस मामले को हम विवादास्पद मानकर ही छोड़ भी दें, तो आज मैं आपसे अपने इस महान भारत माँ के सपूत के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ दोस्तों। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं तिथियों में ज़्यादा जोर नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों की मुझे फ़ोन कॉल आई हैं कुछ पिछले वीडियोस के बारे में। उनका कहना है कि हमारे लिए तिथियों का जानना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तथ्यों का जानना जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं इतना ही कहूँगा कि जो भारत माता का सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये उड़ीसा के कटक शहर में पैदा हुए थे और इनके जो पिताजी थे वो बहुत प्रसिद्ध वकील थे, अधिवक्ता थे। और इतने नहीं, एक बहुत संपन्न परिवार में पैदा हुए थे और ये कुल 14 बहन भाई थे। 14 बहन भाइयों में से 6 बहनें थी और 8 भाई थे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म बहुत संपन्न परिवार में हुआ। उनकी शिक्षा दीक्षा अच्छे से हुई। उनके पिताजी की ये इच्छा थी, जो कि वे अधिवक्ता थे उनके पिताजी, और वे सरकारी वकील भी रहे हैं। इतना ही नहीं, सरकारी वकील के साथ साथ उनको राय बहादुर का खिताब भी अंग्रेजी सरकार ने दिया था। और इसके अलावा वो बंगाल के विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं इनके पिता से। तो दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ कि जब ये बचपन में बहुत मेहनती थे और इनके जीवन पर विवेकानंदा की जो जीवन था उनका, उसका बहुत बड़ा प्रभाव था, उसके उनके संस्कारों का बहुत बड़ा प्रभाव था और बहुत ही मेधावी छात्र थे। इनके पिता की इच्छा थी कि वो पढ़ लिख कर आईसीएस का एग्ज़ाम दे और वो सिविल सर्वेंट बने, जो आजकल आईएएस बोलते हैं हम, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उस टाइम पर उसको आईसीएस बोलते थे। तो इस बात पे ज़्यादा जोर देते हुए उन्होंने आईसीएस का एग्ज़ाम दिया और वो चौथी वरीयता में चौथे रैंक पर आए। तो कहने का मतलब, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वो मेधावी हैं। लेकिन दोस्तों, नियति को कुछ और मंजूर था और एक टाइम आया, हम अगर बहुत लंबी वीडियो ना करते हुए कुछ चीज़ों पर ही हम ध्यान दें, तो वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक समय आया जब उनको भारतीय राजनीति में आने की इच्छा हुई और उनको लगा कि जो उस टाइम की जो सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, कि उसके ज़रिए हम देश की सेवा कर सकते हैं। तो दोस्तों, उस जो कांग्रेस थी उस टाइम की जो सबसे बड़ी पार्टी थी, उसमें वो आए और उसमें रहकर उन्होंने इतना ही नहीं कि उन्होंने एक सदस्य के तौर पर ही काम किया, उनको अध्यक्ष भी बनाया गया और कांग्रेस के अध्यक्ष रहे वो। लेकिन ये बात अलग है कि जब वो अध्यक्ष थे तो उनके जो कार्यशैली थी, उससे नेहरू और गांधी जी खुश नहीं थे। क्योंकि देखिए, वैचारिक मतभेद तो आएगा। एक बहुत ही जोशीला जवान जो स्वतंत्रता प्राप्ति के तरीके के बारे में मतभेद रखता था अंदर ही अंदर, लेकिन फिर भी वो चूंकि राजनीतिक पार्टी थी तो उसका सर्वेसर्वा था। दोस्तों, अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब ये मतभेद ज़्यादा खुलकर सामने आए, तो ये 1939 की बात है कि एक अधिवेशन था और उसमें ये तय किया गया कि हम सुभाष चंद्र बोस को आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाएंगे पार्टी का। और इस बारे में एक
जो सितार मैया थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनके लिए वोट डलवाए गए। और आपको ताज्जुब होगा कि ये सबका सोचना था कि सितार मैया के ऊपर चूंकि महात्मा गांधी जी का हाथ था, तो सबको लग रहा था कि सितार मैया ही जीतेंगे क्योंकि महात्मा गांधी जी की का उनको समर्थन प्राप्त है। लेकिन ये बड़े ताज्जुब की बात थी लोगों के लिए। मेरे और आपके लिए ताज्जुब की बात नहीं है अब, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो बहुत ही मतलब बहुत ही विवेक पूर्ण फैसला उस टाइम पर लोगों ने किया था, और ये था कि 1300 कुछ वोट मिले थे सितार मैया को और 1500 कुछ वोट मिले थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। तो अंततः जब हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ज़्यादा वोट मिले, तो इस जीत को, सुभाष चंद्र बोस की इस जीत को हमारे नेहरू जी के जो कट्टर समर्थक जो नेहरू जी थे, वो थे गांधी जी के। तो गांधी जी ने ये माना कि सितार मैया की हार उनकी व्यक्तिगत हार है। ऐसा था नहीं, लेकिन उनको लगा, मैं तो थोड़ा सा और आगे बढ़कर बोलना चाहूँगा कि ये एक किस्म से अहंकार ही कहना चाहिए, कि उनको ये लगा कि चूंकि सितार मैया हार गए तो ये मेरी हार है, ना कि सितार मैया की हार है। तो वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि दोबारा से जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है वो अध्यक्ष बने। और देखिए उस टाइम पर 14 कार्यकारिणी थी कांग्रेस की। तो फिर उन्होंने, गांधी जी ने कार्यकारिणी के सदस्यों को बोला कि जो लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नहीं चाहते कि वो अध्यक्ष बने आगे, वो अभी भी कार्यकारिणी से निकल सकते हैं। तो ये बड़े दुख की और बड़े आश्चर्य की बात है कि गांधी जी किसी भी तरह से कुछ भी करके चाहते थे कि जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो अध्यक्ष ना बने। और इसलिए उनके इस आह्वान पर, उनके इस प्रोवोकेशन पर, उनके इस बहकावे में आकर 14 में से 12 लोगों ने कांग्रेस की जो कार्यकारिणी थी उसमें से अपना इस्तीफा दे दिया। और इस वजह से जो 14 में से 12 ने तो इस्तीफा दे दिया, बचे दो में से एक बचे नेहरू जी तटस्थ रहे दिखाने के लिए, और वो तटस्थ रहे। वो इसके अलावा जो शरद बाबू थे चौथे, वो ही अकेले इंसान थे जो सुभाष चंद्र बोस के साथ थे, उन्होंने उनके पक्ष में वोट दिया। तो इस तरह से गांधी जी ने एक मैं तो सपाट शब्दों में बोलता हूँ कि एक चाल चली, और उसमें काफ़ी लोग आ गए और अकेले शरद बाबू रह गए जो सुभाष चंद्र बोस के लिए वोट किया। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, उसके बाद कांग्रेस से इनको हटा दिया गया। और इतना ही नहीं, मैं बल्कि आपको याद दिला दूं कि जब ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस टाइम पर इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने के पीछे इनका ये एक सोच थी कि देखिए, उनको लग रहा था कि आने वाले दिनों में कांग्रेस जो है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएगी, और अंग्रेज प्यार की भाषा और अहिंसा की भाषा नहीं समझते। उनके लिए कुछ उत्तेजना के शब्द और उत्तेजना की हरकतें जरूरी हैं। तो ये सोचकर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होने के बाद गांधी जी, नेहरू और ये पूरी की पूरी पार्टी, कांग्रेस के जो वर्चस्व रखने वाले नेता थे, इनसे खफा हो गए और उनको ही उस पार्टी से निकाल दिया। कोई बात नहीं, पार्टी से निकल गए। फॉरवर्ड ब्लॉक को उन्होंने अपना एक फ्रंट बनाया, ये पार्टी के रूप में आगे बढ़ी और उन्होंने क्रांतिकारी काम किए। कलकत्ता में जो अंग्रेज़ों का एक स्तंभ था, उसको पूरी तरह से तोड़ तोड़ कर उसकी ईंटें तक उठाकर फॉरवर्ड ब्लॉक के जो वॉलंटियर्स थे वो लेकर चले गए थे। तो यहाँ से एक शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों उसके बाद खुलकर कांग्रेस और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच में अनबन सामने आ गई, और स्थिति ये आई कि सुभाष चंद्र बोस जो है अंग्रेज़ों के आंखों में भी रड़कने लगे, क्योंकि देखिए वो नरम दल के लोग थे, जो अपने गांधी जी और बाकी उनके साथी जितने भी थे, सितार मैया कह लीजिए, वल्लभ भाई पटेल कह लीजिए, और दूसरा ये नेहरू जी कह लीजिए, ये सब नरम दल के थे। और उधर दूसरी तरफ हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे वो गरम दल के थे। उनको लगता था कि कांग्रेस कुछ करने वाली नहीं है जब तक क्रांतिकारी विचार और क्रांतिकारी जो हमारे एक्शन है उसके जरिए ही हम इसका जो भारत को आज़ादी दिला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की ने काफ़ी अच्छे काम किए, और फॉरवर्ड ब्लॉक की हरकतों के चलते जो उस टाइम पर अंग्रेज सरकार थी उन्होंने इनको कैद कर लिया। ये लंबी कहानी है दोस्तों, लेकिन वो ज़्यादा दिन कैद करके नहीं रख सके। इन्होंने आमरण अनशन किया जेल में, और उनको लगा अंग्रेज़ों को कि अगर ये इनकी मृत्यु हो गई तो जनता भड़क उठेगी, इसलिए उन्होंने इनको जेल से निकाल दिया, लेकिन इनको नज़रबंद कर दिया इन्हीं के घर में। नज़रबंद होने के बाद इनको लगा कि यार नज़रबंदी में आप कितने साल बिताएंगे, क्यों बिताएंगे, जबकि उनकी जो इच्छा शक्ति थी बहुत मजबूत थी कि देश को आज़ाद कराना है, और देश आज़ाद हो सकता है तो सिर्फ क्रांतिकारी विचारों से हो सकता है, अहिंसा के रास्ते पर नहीं हो सकता, ये उनकी सोच थी। तो एक दिन जब उनको लगा कि यार ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, यहाँ मैं नज़रबंदी में पड़ा हुआ हूँ, इस तरह नहीं हो सकेगा, तो उन्होंने
अपने एक पठान के वेश में अपने आप को ढाला और पठान के रूप में वो वहाँ से निकल गए। और निकलने के बाद शिशिर जो एक व्यक्ति था, शरद बाबू का बेटा, शिशिर ने उनको कार से गोमो स्टेशन तक पहुंचाया। ये एक रेलवे स्टेशन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो गए कार से, और वहाँ से उन्होंने गाड़ी पकड़कर ट्रेन पकड़ी और वो वहाँ से पेशावर पहुँचे। पेशावर पहुंचने के बाद वहाँ पर कुछ दिन रहे, वहाँ अपने जो संपर्क थे उनके जरिए उन्होंने अपनी मदद मांगी, और वहाँ से वे 2 अन्य लोगों के साथ जो उनके शुभचिंतक थे, किसी तरह बचते बचाते काबुल पहुँचे। और दोस्तों, जब काबुल पहुँचे तो जो उनके 2 साथी थे वो गूंगे और बहरे बनकर उनके साथ चले, और पैदल चले हुए काबुल तक वो पैदल चले पहाड़ियों के रास्ते से। कितनी तकलीफ उन्होंने झेली होगी। और यहाँ मैं फिर रिपीट करता हूँ दोस्तों, ये वो इंसान है जो बहुत ही संपन्न परिवार का था, जिसका परिवार राय बहादुर के खिताब से नवाजा गया था। सरकारी अधिवक्ता थे। इनके पिताश्री जो हैं वो बंगाल के विधानसभा के सदस्य भी थे। क्या ज़रूरत थी उनको इतनी तकलीफें लेने की, लेकिन उनको लगता था कि हमारे भारत देश की जो धरती है वो गुलाम है, उसको आज़ाद कराना है। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया अभी, वो कलकत्ता से गमो से पेशावर, पेशावर से काबुल पहुँचे, और काबुल में पहुँचकर उन्होंने कोशिश किया कि वो इटली और रूस के दूतावास में शरण लें या वो उनकी मदद करें। लेकिन एक टाइम आया कि रूस ने तो नहीं, लेकिन इटली ने उनको मदद देने का भरोसा दिया, और इटालियन व्यक्ति बनकर वे काबुल से रूस पहुँचे। रूस में वहाँ रुके। रूस में रुकने के दौरान ही उसके बाद वो जर्मनी पहुँचे, और जर्मनी में वहाँ पर उन्होंने रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया, जिससे हमारे देश को आज़ादी दिलाने में आसानी हो। और वहाँ पर रहते रहते ही वहाँ पर हिटलर की सरकार थी। हिटलर के एक मंत्री से उनकी दोस्ती हुई, और कुछ दिनों के बाद हिटलर से उनकी मुलाकात भी हुई। तो दोस्तों, शुरू शुरू में हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस से मुलाकात जरूर की, लेकिन भारत की स्वतंत्रता की जब हिटलर से बात की, हमारे सुभाष चंद्र बोस ने मदद मांगी, तो उन्होंने कुछ खास तवज्जो नहीं दी और खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन हाँ, ये देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर को उनके द्वारा लिखी गई एक किताब के विरोध की बात कही, और कहा कि आपने जो किताब लिखी है उसमें हमारे देश के बारे में अच्छी चीज़ें नहीं लिखी, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। और ये बड़े ताज्जुब की बात है कि हिटलर जैसा जो तानाशाह था, उसने सुभाष चंद्र बोस की बात बहुत ध्यान से सुनी और उनसे सॉरी फील किया, उनसे माफ़ी मांगी, और उनको कहा कि आने वाले संस्करण में मैं उसको हटा दूंगा। खैर, ये एक वाक़या है। उसके बाद जब ये देखा हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कि जर्मनी में रहते हुए वो बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उनको लगा कि मुझे कहीं दूसरी जगह जाना चाहिए, जापान से मदद लेनी चाहिए, और इसलिए वो वहाँ से निकलने के अपने जो सोच थी उसमें कामयाब हो गए। और दोस्तों, जर्मनी की पनडुब्बी में बैठकर वो समुद्री रास्ते से काफ़ी आगे निकले, और किनारे तक पहुँचने से पहले उन्होंने कुछ हिस्सा तैर कर पार किया। तो दोस्तों, तैरकर वो जापानी पनडुब्बी तक पहुँचे। वो जापानी पनडुब्बी उनको वहाँ से लेकर इंडोनेशिया तक पहुँची। इंडोनेशिया में पहुँचने के बाद उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश की, और देखिए, ये वो टाइम था जब अंग्रेज़ों और जो हमारे जापान सेनाएं हैं उनमें उससे पहले युद्ध हो चुका था, और ये वर्ल्ड वार 2 के आसपास की घटनाएं हैं। तो जब युद्ध हुआ था तो उस टाइम पर जापान ने हमारे भारतीय सैनिकों को, जो कि अंग्रेजी सैनिक थे लेकिन भारतीय थे, उनको बंदी बनाया हुआ था, और करीब करीब 35,000 लोग बंदी थे, जो युद्ध बंदी थे, जो सैनिक थे भारत के, जो कि अंग्रेजों की सेना में थे, उनको युद्ध बंदी बनाया था। तो देखिए, जब हिंदुस्तान के इस सपूत ने सोचा कि जब तक हम अपनी सेना नहीं बनाएंगे और अंग्रेजों का मुकाबला नहीं करेंगे, देश को आज़ादी नहीं मिल सकती। अपनी इस विचारधारा पर आगे चलते सिंगापुर में उन्होंने इकट्ठा किए लोग, और जापान से मदद मांगी। जापान ने उन युद्धबंदियों को, जो कि उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई में बनाए थे, करीब 35,000 युद्धबंदियों को आज़ाद हिंद सेना में भर्ती होने के लिए रिहा कर दिया। ये कोई छोटी घटना नहीं थी। जापान को उन्होंने कन्विंस किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, और उनके कन्विंस होने के बाद जापान सरकार ने अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध में जो युद्धबंदी थे 35,000 के आसपास सैनिक, वो आज़ाद हिंद फौज को दे दिए। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें अपनी फौज में भर्ती किया, और बाकी भी मदद की जापान ने। और इतना ही नहीं दोस्तों, जापान सेना के साथ मिलकर आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों के कब्जे से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छुड़ा लिया। तो ये पहली एक ऐसी घटना थी जो अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई में
युद्ध में जापानी सेना के सहयोग से हमारी आज़ाद हिंद फौज ने अंडमान निकोबार के द्वीपों को आज़ाद करा लिया। और इससे खुश होकर जापान ने हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस को अंडमान निकोबार द्वीप सौंप दिए। और दोस्तों, मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ कि 3 दिन पहले हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, 15 अगस्त को, जो हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ था। हम ये मानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, क्योंकि कांग्रेस इसी तिथि को मानती है। लेकिन क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप सोचिए, चिंतन कीजिए कि हिंदुस्तान की धरती को आज़ाद कराने वाले नेता सुभाष चंद्र बोस ने अपनी एक अंतरिम सरकार बनाई थी, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उन्होंने अपनी एक अंतरिम सरकार बनाई थी और खुद उसके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और युद्ध मंत्री बने थे। उस सरकार को 9 देशों ने अपनी मान्यता दी थी। तो ये कोई छोटी घटना नहीं है इतिहास की। अंग्रेजों के खिलाफ जापान ने मदद की, अंडमान निकोबार द्वीप जीता। अंडमान निकोबार द्वीप को उन्होंने, चूंकि आज़ाद हिंद सेना के साथ मिलकर जीता था, तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को दे दिया और वहाँ पर पहली अंतरिम सरकार बनी। तो मैं ये बिल्कुल नहीं मानता दोस्तों को हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इस बारे में सोचिए, क्योंकि अगर देश की आज़ादी हमें मिली तो मैं कहता हूँ पहला हिस्सा जो अंग्रेजों से छुड़ाया गया था वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह था, जहां 1945 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार का गठन किया और खुद अपने आप को मिनिस्टर अनाउंस किया, राष्ट्रपति अनाउंस किया और अपनी अंतरिम सरकार का गठन किया। तो खैर, मैं चाहता हूं कि 15 अगस्त 1947 एक बहुत बड़ा दिन था, लेकिन असली आज़ादी जो मिली वो 15 अगस्त 1947 के बजाय हमें मानना चाहिए 1945 को। तो उसके बाद हमने वो समय भी देखा जब आज़ाद हिंद फौज सेना और जापानी सेना अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी। और यहाँ मैं ये कहना जरूरी समझता हूँ कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वो ऐसे ही नहीं दिया था। देखिए, जो युद्ध बंदी थे, जो जापान की सेना के साथ लड़ते हुए युद्ध में बंदी हो गए थे, जब वो आज़ाद हिंद फौज सेना में भर्ती हुए, आज़ाद हिंद सेना में जो हमारी नेता सुभाष चंद्र बोस की थी, तो उनके अंदर जोश भरने के लिए हमारे जो नेता सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आह्वान किया था और खासकर अपने सैनिकों से आह्वान किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो दोस्तों, ये कोई बहुत छोटी बात नहीं थी। लोग लाइन लगा लगा कर आज़ाद हिंद फौज सेना में भर्ती हो गए। और इतना ही नहीं, एक जो महिला विंग भी उन्होंने बनाया और वो भी बहुत बहादुरी के साथ लड़ी। और जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह से आगे अगर हम निकलें तो बर्मा और कोहिमा में एक साथ जो आज़ाद हिंद फौज और जापान सेना ने मिलकर सहयोग के साथ लड़ाई लड़ी। बर्मा के फ्रंट पर और कोहिमा जो है वहाँ के फ्रंट पर आज़ाद हिंद फौज ने लड़ाई लड़ी, जो कि जापान के सहयोग से लड़ी। लेकिन ये बदकिस्मती कह लीजिए या कुछ चीज़ें होनी होती है, अनहोनी को कौन टाल सकता है, कि दोस्तों बहुत लंबा युद्ध चला, लेकिन अंततः हमारे जो जापानी सहयोगी थे उस जापानी सेना को पीछे हटना पड़ा। और वहाँ वो जो तिथि थी वो बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। दूसरी तरफ बर्मा के बॉर्डर पर जब जापानी और आज़ाद हिंद सेना लड़ रही थी, आज़ाद हिंद फौज, तो वहाँ पर भी हम पीछे हटने के लिए मजबूर हुए। और ये वही टाइम है दोस्तों जब एक समय आया कि हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस को लगा कि मुझे रूस से मदद मांगनी चाहिए, और उन्होंने इस प्लानिंग के बाद उन्होंने ये मन बनाया कि मुझे रूस जाना चाहिए। तो शिक्षाविद और जो इतिहासविद है, इतिहासकार, वो बताते हैं कि वो एक विमान में बैठे और वो रूस से मदद मांगने के लिए वहाँ से निकले। लेकिन ये विमान दुर्घटना हुई और ये सब बात में कहानी आई, पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली हैं जिसमें ये इंगित होता है, ये दर्शाया जाता है कि विमान हादसे में वो नहीं मरे थे। उसके बाद कुछ ऐसी कहानियाँ आई या ऐसे वास्तविकता दिखाई देने लगी कि वो रूस में नज़रबंद किए गए थे, रूस में नज़रबंद रहे, अंतर्राष्ट्रीय दबाव था। और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हमने सुनी हैं कि वो फैजाबाद में एक गुमनामी बाबा के नाम से रह रहे थे और वो गुमनाम होकर रह रहे थे। तो अब बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं कि जब आज़ाद हिंद सेना के सर्वे सर्वा इतने बड़े व्यक्ति थे, इतने पावरफुल थे, तो फिर वो सामने क्यों नहीं आए। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि ब्रिटिश सरकार जो थी वो उनकी नाक में दम कर चुके थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वो इतने खफा थे, क्योंकि आपने देखा कि 1946 में भारतीय नौसेना ने भी म्यूटिनी किया था, यानी कि विद्रोह कर दिया था। ऊपर से उनकी जो सेना थी उसमें वो वहाँ से तो पूरी सेना नहीं लेकर आए थे ना अंग्रेज़, उसमें हमारे हिंदुस्तानी सैनिक थे। हिंदुस्तानी सैनिकों के मन में भी अपने उन सैनिक दोस्तों के लिए सहानुभूति थी
जो आज़ाद हिंद फौज सेना में थे, क्योंकि युद्धबंदी बने थे। अपने दोस्तों के प्रति उनके मन में भी सहानुभूति थी, साथ ही साथ सुभाष चंद्र बोस के प्रति सहानुभूति थी, क्योंकि वो अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ रहे थे। तो जब अंग्रेजों ने देखा कि तुम शासन कर सकते थे सिर्फ सेना के और ताकत के बलबूते पर, लेकिन आपकी वही ताकत कमज़ोर होती जा रही है, क्योंकि नौसेना ने भी म्यूटनी कर दिया था। नेवी, इंडियन नेवी जो थी, जो ब्रिटिश टाइम की, उन्होंने म्यूटनी कर दिया, विद्रोह कर दिया देश की आज़ादी के लिए। साथ ही साथ एयरफोर्स में भी म्यूटनी हुआ। और इसके अलावा जो उनकी अपनी सेना थी, जो हिंदुस्तानी सैनिक थे, वो भी सहयोग नहीं कर रहे थे। तो ऐसे टाइम पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, एक चीज़ और मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा कि जब हमारे महात्मा गांधी ये बोलते थे कि मैं हिंसा का पुजारी हूँ और मैं हिंसा को बिल्कुल वकालत नहीं करता, तो या तो हमेशा के लिए वो अपनी एक ही नीति रखते, क्योंकि जब अंग्रेजों ने उनसे मदद मांगी कि जो भारतीय सैनिक हैं वो हमें साथ नहीं देंगे जब तक आप उनका आह्वान नहीं करोगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो अंग्रेजों का साथ दें। तो दोस्तों, जब पता था कि अंग्रेजों का साथ देने का मतलब है कि हमारे सैनिक हिंसा करेंगे, लड़ाई करेंगे, गोलियां चलाएंगे, तो अंग्रेजों के समर्थन में महात्मा गांधी जी ने आह्वान किया, भारतीय सैनिकों को कहा कि आप अंग्रेजों के प्रति वफादार रहें और उनके साथ उनकी तरफ से लड़ें। तो फिर हिंसा और अहिंसा का फ़र्क कहाँ ख़त्म हो गया? खैर, ये एक अलग बात थी। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बारे में आज भी संशय है। मुखर्जी कमीशन का कहना है कि उस दिन कोई विमान हादसा वहाँ पर हुआ ही नहीं था। और बदकिस्मती देखिए कि जब विदेशी प्रवास के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ऑस्ट्रिया की एक लेडी एमिल, उसके साथ उनका प्रेम विवाह भी हुआ। उनसे एक बेटी भी है, अनीता नाम की। तो वो बेटी भी अभी ज़िंदा है और वो बीच बीच में आती रहती है इंडिया में। लेकिन ये तो आप मानेंगे कि हमारे क्रांतिकारी विचारों के स्वामी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, उस इंसान को जो संपन्न घराने से था, जिसके पास सारी सारी सुख सुविधाएं थी, फिर भी उन्होंने सुख सुविधाओं को त्याग कर देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया, अपने सुख स्वार्थ सब कुछ झोंक दिए। तो ऐसे इंसान को क्या हम उनका वास्तविक हक दे पाए हैं? जब देश आज़ाद हुआ 1947, अगर कांग्रेस बोलती है तो मैं 1947 की बात करता हूं, क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड में 1947 मेंशन है। हालांकि मैं मानता हूं कि 1945 में देश आज़ाद हुआ, जब अंडमान आज़ाद करा लिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन 1947 भी अगर आप तिथि माने तो 1947 के बाद कितने साल हो गए? 73-74 सालों में क्या सरकारों को, इतनी सरकारें आई, ये ज़रूरत नहीं महसूस हुई कि हमारे क्रांतिकारी वीरों, और जिसमें सुभाष चंद्र बोस भी हैं, उनको उनका वो हक मिले जो उनको नहीं मिला अभी तक? वो सम्मान नहीं मिला, उनके परिवार को वो सम्मान नहीं मिला। कोई नहीं जानता कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार की जासूसी कराई जाती थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो बहुत लंबे समय तक उनकी जासूसी करता था, 1967-68 तक। ये सब कांग्रेस के इशारे पर हो रहा था। तो क्या हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस जैसे वीरों को उनका वास्तविक हक मिला? उनके परिवार को वो सम्मान मिला? नहीं मिला। तो कब मिलेगा? दोस्तों, देश में बदलाव की लहर है। हम जानते हैं कि अभी हमारे देश में जो 2014 से सरकार है, वो देश हित और जनहित के बहुत सारे काम कर रही है, कर चुकी है। ऐसे काम भी कर चुकी है जो असंभव दिखाई देते थे। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से भी कि आपने कुछ कदम उठाए हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में, और तेज़ी के साथ कदम उठाइए। और मैं चाहता हूं कि उनको जो सम्मान अभी तक नहीं मिला, प्लस दूसरे क्रांतिकारियों को जो सम्मान अभी तक नहीं मिला, वो सम्मान आप दिलवा दें, क्योंकि अगर वो आप नहीं दिलवा पाए तो कोई नहीं दिलवा सकता। आपके रहते ये संभव है, बाकी संभव नहीं लगता। तो दोस्तों, कुछ कदम उठाए गए हैं। जब उनकी जो सीक्रेट फाइलें थी, जो उनको डिक्लासीफाई करके पब्लिक डोमेन में भी लाया गया है। इसमें ममता बनर्जी ने भी किसी हद तक साथ दिया है, चाहे वो राजनीति के चलते दिया हो या जो भी। लेकिन दोस्तों, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में इतना ही कहूँगा कि ऐसे धरती के लाल रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते। उनके परिवार को वो सम्मान मिलना चाहिए जो उनको नहीं मिला। एक ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिनके एक आह्वान पर कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जो युद्धबंदी थे और बाकी लोग थे, लाइन लगा दी थी। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आप इस विषय को अच्छे से समझिए और अपने मन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे वीरों के लिए जो पहले से आपके मन में उनके प्रति सम्मान है, उसमें और वृद्धि कीजिए और सोचिए समझिए। इसके साथ ही एक बात और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपका ये दोस्त ओम सिंह राणा जो भी वीडियो डालता है आप लोगों के अध्ययन के लिए, आप प्लीज़ उनको देखिए। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए,
मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने अपने प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम कहीं भी हो। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे सभी वीडियो के नीचे जो लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आप मेरे सब्सक्राइबर बन जाएं। और ये आपके लिए फ्री है, आपको कुछ इसके लिए देना नहीं है, लेकिन इससे मुझे मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आपको मैंने 3-4 रिक्वेस्ट की, मेरी वीडियो को देखें, लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइबर बनने के लिए लाल बटन को दबाएं। साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर मेरी वीडियो के किसी भाग से आपको आपत्ति है, आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगे, तो भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे ज़रूर लिखें, पब्लिक प्लेटफॉर्म में कमेंट्स कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद,